नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश सरगम और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल देसी दबंग नरनिया का यह विशेष प्रोग्राम सरगम संग सितारे। हम आज आपकी मुलाकात उस शख्सियत से कराना चाहते हैं जो वागड़ अंचल के ही नहीं अपितु पूरे देश के बहुत बड़े कवि के रूप में जाने जाते हैं, बहुत बड़े साहित्यकार के रूप में जाने जाते हैं, बहुत बड़े रंगकर्मी के रूप में जाने जाते हैं। उनको अपने मंचों पर कई बार सुना होगा। मैं उस व्यक्तित्व की बात कर रहा हूं जिनका नाम होता है ब्रजमोहन जी तूफान बांसवाड़ा। नमस्कार, देसी दबंग नारायणिया के सभी सुधी दर्शकों को ब्रजमोहन तूफान का सादर प्रणाम। जय श्री राम। साथ ही हमारे इस प्रोग्राम में देसी दबंग दिनेश नरनिया भी उपस्थित हैं। वेलकम टू बैक माय चैनल देसी दबंग नरनिया। तो लीजिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं दादा आदरणीय तूफान जी से जुड़ी हुई कुछ बातें, कुछ किस्से, कुछ ऐसी यादें जो आपके चेहरे पर मुस्कान ला देंगी। और इनके लंबे इस दौर के अनुभवों से हम रूबरू होते हैं। दादा तूफान जी से मैं पूछना चाहूँगा, आदरणीय दादा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आज तो बहुत आधुनिक युग आ चुका है, सोशल मीडिया, अनेक प्रकार की सुविधाएं हैं, लेकिन जब आपके द्वारा कवि सम्मेलन या कविताओं का दौर जब शुरू हुआ था, शायद उस समय वागड़ में कवि सम्मेलन नहीं होते थे, शुरुआती दौर से आप कविताएं कर रहे हो, तो किस प्रकार से कवि सम्मेलन होते थे या कैसे हो पाता था ये सब, कवियों को सूचना देना या कवियों का आना जाना किस तरह होता था? यात्रा प्रारंभ होती है 1979 से, 79 से, और आज की तरह न कोई मोबाइल थे। यूँ कहें कि किस तरह से कवियों को सूचना दी जाए। कई बार संप्रेषण की ये स्थितियाँ होती थी कि पड़ोसी के वहाँ मोबाइल होता, फ़ोन होता था, और उसके माध्यम से उस तक सूचना पहुँच जाती थी, और वह सूचना एक बार जो बात हो गई वो हो गई, दूसरी बार होने की कोई संभावना नहीं होती थी कि कहाँ तक पहुँचे, कैसे पहुँचे, बस वो पहुँच जाया करते। और सबसे बड़ी बात है कि मैं देश के सारे कवियों का शुक्रगुजार इसलिए भी कहना चाहता हूँ कि कवि ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति है देश में जो कमिटमेंट करता है वो निभाता है। बहुत आज तक मैंने जीवन में ऐसा व्यक्ति कभी नहीं देखा, और वो आज तक कभी ऐसा हुआ भी नहीं, और हुआ भी सही तो कोई बहुत बड़ी परिस्थितियाँ रही तब हुआ। बाकी कभी 99% नहीं होता है, 0.1% कभी हो जाता है, तो कोई परिस्थितियाँ होती है तभी वो कभी नहीं आ पाता है, अन्यथा ऐसा कभी होता नहीं है। इसलिए उस समय केवल डायलिंग फ़ोन हुआ करते थे, और डायलिंग फ़ोन के माध्यम से संप्रेषण करना, एसटीडी पर बैठकर घंटों घंटों और रात भर बैठकर उन कवियों से संपर्क करना, साधना, और उसके बाद उनको निमंत्रण देकर उन्हें अनुबंधित करके और कवियों को आमंत्रित करने का कार्य बड़ा पेचीदगी, बड़ा सफ़र रहा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन वह यात्रा आज मेरे लिए, मैं तो मानता हूँ कि सुखद है। बिल्कुल दादा, उस समय इतने वाहन भी नहीं थे, बसों से आना जाना पड़ता होगा, और मोबाइल वगैरह तो खैर थे ही नहीं, तो बड़ी दिक्कतें रही होंगी। लेकिन इस समय में भी आपने इस मंचों को सजाया, और वागड़ ही नहीं पूरे देश की जनता को विभिन्न क्षेत्रों में जाके कविताओं से रूबरू कराया। एक सवाल दादा मैं ये कहना चाहूँगा कि लगभग आप लंबे समय से काव्य पाठ कर रहे हैं, लगभग जैसा कि आपने बताया 79 से शुरुआत है आपकी, तो उस दौर में लगभग आपने अभी तक कितने मंचों पर काव्य पाठ कर दिया होगा? लगभग इस 4 दशक की यात्रा में देश के बहुत महानगर की भी यात्रा की, और यूँ कहें कि सबसे बड़ा मोह जो रहा मेरा, मैं और मेरा वागड़। क्या बात है। और क्योंकि जिस सरजमी पर जन्म लिया है, उस सरजमी के श्रोताओं के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, उनके लिए देश के वो लब्ध प्रतिष्ठित नाम जो कभी सुना करते थे उनको कैसे उपलब्ध करा सकूँ, उस दिशा में मैंने कार्य किया। और यूँ कहूँ कि आज जो विश्व के मानचित्र पर जो ख्यातनाम रचनाकार, जिसे हम हर व्यक्ति सुनना चाहता है, डॉक्टर कुमार विश्वास, बिल्कुल मेरे अजीज मित्र हैं। यूँ कहूँ कि आरंभिक दौर के, कुमार विश्वास के आरंभिक दौर
का मैं एक साथी रहा हूँ और उसके साथ जो यादें जुड़ी हुई हैं मेरी वो विलक्षण है। मैं उसका शब्दों में बयान भी नहीं कर सकता। वो व्यक्तित्व निश्चय ही उस काबिल था, उस काबिल है और इस काबिल आगे रहेगा। और उसके लिए यही कहना चाहता हूँ कि शुभास्तु पंथानु सन्तु, ईश्वर उसकी यात्रा सफल करे, वो और तरक्की करे। कुमार विश्वास, यही मंगल कामना। और दूसरी बात कहना चाहता हूँ, बांसवाड़ा में और डूंगरपुर में और पूरे वागड़ अंचल में देश के वह नाम जो कभी हम सुना करते हैं, चाहे आज वो तारक मेहता के नाम से, चाहे शैलेश लोढ़ा हो, चाहे अरुण जैमिनी हो, चाहे निर्भय हाथरसी हो, सत्यनारायण सत्तन हो, और मेरा एक बहुत अजीज और जिसे मैं आज भी स्मरण करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ओम व्यास ओम और प्रहलाद नवीन। इन दोनों को मैं जीवन में कभी नहीं भूल सकता। और सबसे बड़ी विशेषता रही, चाहे जगदीश सोलंकी रहे हों, चाहे संतोष आनंद हों, पंडित विश्वेश्वर शर्मा हों, और मेरे वागड़ के जिसे मैं भीष्म पितामह कहता हूँ, डॉक्टर ज्योतिपुंज और उपेंद्र ने, ये व्यक्ति जिनका हमेशा मुझे संबल और पृष्ठबल रहा। और देश के जितने भी बड़े कवि रहे, उन सभी बड़े कवियों के साथ बैठने का, कवि सम्मेलन के मंच पर शिरकत करने का सौभाग्य अर्जित किया है। यह मेरे लिए सबसे बड़ी पूंजी है, मेरी बहुत बड़ी संपत्ति है, इससे बड़ा कुछ नहीं। बिल्कुल दादा, आदरणीय डॉक्टर कुमार विश्वास सर तो जब भी वागड़ में कवि सम्मेलन में पधारते हैं तो उनके द्वारा मंच पर, अभी भी साल भर पहले जैसे डूंगरपुर में पधारे थे तो उन्होंने मंच से ही कहा था कि जब मैं वागड़ की धरती पर उतरा तो मैंने पहला सवाल किया था, ब्रजमन तूफान क्या कर रहे हैं। ये हमारे वागड़ के लिए बड़े गौरव की बात है। और दादा, वैसे आपने देश के बड़े ख्यातनाम कवियों के साथ काव्य पाठ किए, मंच शेयर किए, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन वागड़ में भी जो युवा कवि हैं वो आपको नवोदित कवियों की आश्रय स्थली समझते हैं। आपने हमेशा जो नए कवि आए मंचों पर, युवा लोग जो कुछ लिखकर, उनको हमेशा मौका दिया, जिसमें से मैं ये मानता हूँ कि मैं एक स्वयं मैं भी हूँ। मुझे घटना याद है, एक कवि सम्मेलन था और शुरू में मैं एक दो कवि सम्मेलन मैंने पढ़े ही थे। आपका परिचय मुझसे रहा हो, बाय फेस आप मुझे शायद जानते होंगे या नाम से भी थोड़ा। तो उस मंच पे आप संचालन कर रहे थे, शायद आपको वो घटना याद नहीं होगी। मैं श्रोताओं में पहली पंक्ति में बैठा हुआ था और जैसे ही आप संचालन के लिए खड़े हुए और आपकी नज़र मुझ पर पड़ी, मैंने सोचा भी नहीं था कि इस मंच पर मैं काव्य पाठ कर लूँगा। मैं ऐसे श्रोता वहाँ सुनने आया था, लेकिन आपने देखा कि ये सुरेश सरगम है और एक दो मंचों पर कहीं देखा है मैंने, तो तुरंत आपने कहा, अरे सरगम आजा बेटा मंच पे। दादा, उस समय जो मेरे मन के भाव थे मैं उसे मतलब अपने शब्दों से बयान नहीं कर सकता। इस तरह से आपने सैकड़ों युवाओं को प्रेरणा दी है, तो निश्चित ही ये सभी लोग आपके आभारी हैं। और दादा, किस प्रकार कर पाते हो आप ये सब बिल्कुल आनंद से? देखिए, जीवन में कभी तनाव नहीं लेता पहली बात तो। और तनाव लेता हूँ तो मेरा परिवार, मेरे घर परिवार के लोगों ने जो कष्ट उठाए हैं, हाँ। उसका मैं शब्दों में बयान भी नहीं कर सकता। मैं कब निकलता और कब घर पहुँचता था, बिल्कुल मेरे घर परिवारों ने कितना मेरे लिए त्याग किया है, उसका कोई शब्दों में वर्णन नहीं। दूसरी बात कि लगभग कवि सम्मेलन मैंने कोई 5000 से अधिक पढ़े हैं, 5000 और 5000 कवि सम्मेलन किए। इतना ही नहीं, इसके अलावा चाहे वो प्रशासनिक, चाहे वो धार्मिक, चाहे वो शैक्षिक, और हर फील्ड के संचालन करने का अवसर। और सबसे बड़ी बात है वागड़ महोत्सव, बेणेश्वर मेला, मानगढ़ धाम और भैरवजी मेला, घोटिया अम्बा, इसी के साथ शिल्पग्राम, बूंदी फेस्टिवल, मेवाड़ फेस्टिवल के भी संचालन करने का, और शिल्पग्राम विशेषकर, इन सभी का मुझे संचालन करने का अवसर मिला है। और लोग मुझे संचालक की दृष्टि से ज़्यादा जानते हैं, कारण मैंने संचालन की कमान इसलिए भी संभाली क्योंकि मैं स्वयं जिन कवियों को बुला रहा हूँ और उनको पैसा दे के बुलाता हूँ, स्वाभाविक के बिना निःशुल्क कोई कवि बहुत कम आते हैं, लेकिन जब पैसा दे के बुलाता हूँ और मेरे वागड़ की जनता उनसे बहुत कुछ सुनना चाहती है, और अगर मैं संचालन न करूँगा और न करूँ
तो तय बात है कि उनसे हम जो सुनना चाहते हैं, जितनी मात्रा में सुनना चाहते हैं, उस राशि के अनुरूप मैं उनको अगर नहीं सुनवा पाऊँ और मेरी जनता भूखी रह जाए तो मुझे पीड़ा मुझे ज़्यादा होती थी। बहुत क्या तो ये सबसे बड़ी बात है। मैं वागड़ के रचनाकारों की, वागड़ के लोगों की, वागड़ के श्रोताओं की क्या सुनना चाहते हैं ये बहुत भली भांति जानता हूँ। वो किस तरह से, कौन से रचनाकार को सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, उसकी तो मैंने बहुत ली और उसके बाद मैंने मंचों की शुरुआत की। आज ये सौभाग्य है कि मैंने कोई कितने संचालन किए, छोटे से लेकर बड़े तक। मुझे कोई मैंने आज तक कोई डायरी मेंटेन नहीं की, इतना ज़रूर है। लेकिन अगर डायरी मेंटेन की होती तो शायद वो न जाने कितनी डायरियाँ भर जाती, कितने अनुभव कितने साझा कर पाता, शायद मैं वर्णन नहीं कर सकता। लेकिन इतना ज़रूर है कि जितना भी जिए हैं और जितना भी आगे भी, और मेरा तो एक बात और है कि आगे भी बहुत कुछ करने की इच्छा है, बहुत तमन्ना है। और ईश्वर ने चाहा तो वागड़ की जनता को एक बार और कई बार ये अवसर मिलता रहे, साहित्य की वह वैतरणी में डुबकियाँ लगाएं और बहुत आनंद की अनुभूति के साथ वे साहित्य का उस रसास्वादन करें, आनंद लें। यही कामना करता हूँ, यही मेरी अपेक्षा है। दादा, आपको मन संचालक के साथ साथ हास्य कवि के रूप में भी जाना जाता है, तो कुछ हो जाए हमारे दर्शकों के लिए। आए सब साल है, आए सब साल। हाँ सब साल है। ए मारी बोरी भगवान એટલે બૈરો એ મારી બોરી ભગવાન આ દુનિયા है महान आए सब साले साला बाबर जुए आदमी तो आदमी मोड़ानो हासो न तड़ी पार जुए बाकी साल है। अरे वाह। ये मारी बोरी भगवान आ दुनिया है महान आनी आए सब साले सला बाबर जुए आनी आस्त है पहचान कि आए सब साले सला बाबर जुए आदमी तो आदमी मोड़ानो हासो तो तड़ी पार जुए बाकी सब साले। साले। कश्मीर से कन्याकुमारी तक कितनी बोने भरी गई, कश्मीर से कन्याकुमारी तक कितनी बोने भरी गई, गरवाई खाई मरी गई, पर गरवाई खाई मरी गई, पर कौन केने के एक या बे दाड़ा सब विरोध बताड़ेगा, एक या बे दाड़ा सब विरोध बताड़ेगा, जुलूस काढ़ेगा, नारी थाकी पासा काम धंधे लागेगा, काम थी जाएगा इजी, मरना तो मरी जाएगा ने मारनारो लई आवेगा बिजी। क्या बात, और बहुत जबरदस्त जंग। ने मारनारो तो लई आवेगा बिजी। आए सब साले सला बाबर जुए ने आए मारनारो तो मरी जाएगा, मरनारी तो मरी जाएगा ना, मारनारो लई आवेगा बिजी, केस थई जाएगा इजी। केम का है सब साले सला बाबर जुए आदमी का आदमी मोड़ा में हासो तड़ी पास जुए। एक अखबार में आज से 25 साल पहले पढ़ा था मैंने कि 5 बहिरानो धणी 5 बहिरानो ने 29 सोरोना बाप, 5 बहिरानो धणी, एक व्यक्ति के 5 बीबियां और 29 बच्चे के 5 बहिरानो धणी ने 29 सोरोनो बाप आ जोईने धरती माता करी रही है विलाप। आ जोईने धरती माता करी रही है विलाप ने विशाल में पड़ी गया भगवान के मनक जुओ केवो केवा काम करवा लागो, मोटो भाई बनवा आपरो नाम करवा ने जुओ करम फूटो, परिवार नियोजन ની સાતી માટે આકા મગ દરી રહ્યો है ને સોરો માતે સોરો अरे वाह वाह वाह, क्या बात है। तो सोरो माते सोरो जणी રહ્યો है, पर कोण केने के सब साल है। साला बाबा सब आदमी तो आदमी मोड़ानो हासो न तड़ी पार जुए। ये नेता पे व्यंग था। अब आए अब सीधे ये समाज पे व्यंग था, अब नेता पर। मन था एटला दाड़ा बिहड़ में रो, मन था एटला दाड़ा बिहड़ में रो, बोरी बारी जनता ने गोरिये वो, गोली बारी जनता ने गोलियां वही चंबल की बात कि मन था एटला दाड़ा बिहड़ में रो, बोरीबारी जनता ने गोरिया वो ने पासे शाणा बनी ने पुलिस आमा हथियार नाकी दो ने हिकीलो हासा जूती करता, क्या बात, ने हिकीलो हासा जूती करता, टाड़ा पोतो वाता ने हिकीलो एप टू डेट थई ने थई टनाटन रहता, बनी ने फरो नेता, पण कोण केने के सब साला बाबा जुए आदमी मोड़ानो हासो तड़ी पार जुए। इस नेता मणे बीजो आपे तो म्हणता हाँ भ्रष्टाचार पर बात कहना चाहता हूँ कि मनक सार खाएं, मनक सार मनक सार मनक सार, वाह
चारा घोटाला। मनक सार खाएं टेलीफोन ना तार खाएं, टेलीफोन घोटाला कि मनक सार खाएं टेलीफोन ना तार खाएं, खातर खाएं, शक्कर खाएं, पूल खाएं, बिल्डिंगे खाएं ने खावा वाला तो आका कोरानो शाक खाएं पण कोण केने के ऐ सब आदमी मोड़ानो हासो ने तड़ी पार जुए बाकी सब सर। क्या बात है दादा। वाकई आपके इसी अंदाज के लिए आप जाने जाते हो। वागड़ के कवि सम्मेलन मंचों पर संचालन के रूप में एक बहुत लंबा सफर आपने तय किया है। और दादा कोई ऐसी घटना कवि सम्मेलन से जुड़ी हुई? देखिए, जीवन में जब इतनी लंबी यात्रा की है, स्वाभाविक है कि किस किस तरह के कष्ट झेले होंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि सुखद और दुखद दोनों चीज़ें सुनो। सुखद में इतना ही कहना चाहूँगा कि कई बार उस समय जब कवि सम्मेलन के मंच सजाए जाते थे, संवारे जाते थे, बनाए जाते थे और सब कुछ कार्य हमको करना पड़ता था। और उस समय कवियों की प्रतीक्षा में कई घंटों, मुझे याद है कि आरिफा शबनम ब्लाइंड कवित्री थी और वो जब बांसवाड़ा आई और वो बांसवाड़ा आने से पहले सीधी आसपुर पहुंच गई किसी ट्रक में बैठकर, और वो उसमें ट्रक में आई थी और मैं बस स्टैंड पर राह देखता रह गया। और जब फ़ोन किया किसी STD बूथ से उनका कि मैं तो आसपुर आ गई, मैं वापस पीछे आओ बांसवाड़ा, और किस तरह से किस पीड़ा से भुगतना पड़ता है। और इतना ही नहीं, चाहे मैं सागवाड़ा के कवि सम्मेलन की बात करूं, चाहे मैं सरडी की बात करूं, चाहे मैं मेरे पहले कवि सम्मेलन सरडी बड़ी से आरंभ हुआ और डॉक्टर ज्योतिपुंज, यूँ कहूँ कि मैं जब बहुत छोटा हुआ करता था तब उनका बहुत संबल प्रश्नबल मिला। उस समय वो कवि थे नहीं थे तो मुझे पता नहीं, लेकिन इतना ज़रूर था कि वो डूंगरपुर में रहते थे और उनकी जीवन शैली और एक पान की दुकान वो चलाते थे। तो मैं भी छोटा था तो वो बिस्किट देते थे और मैं बड़ा प्रसन्न होता था। और उनके सामने जब मैं मंच के सामने बैठा हुआ था और मैंने उनको इतना ही बोला था कि मैं भी कुछ लिखता हूँ। उन्होंने जब मंच में बुलाया और उन्होंने मुझे पहली बार मेरा नामकरण किया, जिसको उपनाम के रूप में तूफान के रूप में जानते हैं। बिल्कुल। तो आज मुझे गर्व है, मुझे फ़क्र है, डॉक्टर ज्योतिपुंज का आशीष मुझे मिला, उनका आशीर्वाद मुझे मिला, उनका संबल मिला। लेकिन जीवन में सबसे बड़ी पीड़ा बांसवाड़ा का वो अखिल भारतीय कवि सम्मेलन, जहाँ से मेरा एक अजीज़ मित्र, मेरे एक अच्छा कवि और डॉक्टर कुमार विश्वास के संचालन में जो कवि सम्मेलन चल रहा था बांसवाड़ा में, और मध्य रात्रि का समय था, बहुत अच्छी तरह से जम के जिस कवि ने हंसी आनंद के साथ पूरे दर्शक दीर्घा को भाव विभोर और आनंद से जो गोते लगवाए, और इतनी तालियां शायद मैं समझता हूं कि प्रहलाद नवीन को बांसवाड़ा के कई मंचों पर पहली बार मिली होंगी, ऐसा मैं मानता हूं उस दिन जो तालियां मिली। लेकिन जैसे ही कविता पढ़ के मंच पर बैठे और उनका हार्ट फेल हुआ, हार्ट अटैक नहीं, हार्ट फेल हुआ, और एट द स्पॉट वो वहीं पर ही उस समय उस मंच पर सत्यनारायण सत्तन थे, जगदीश सोलंकी थे, अनु सपन थी, बहुत सारे नामी देश के कवि थे। उन सभी रचनाकारों ने उस घटनाक्रम को देखा, वो सब स्तब्ध रह गए। लेकिन मैं बांसवाड़ा की जनता का और बांसवाड़ा जिले की जनता का शुक्रगुजार हूँ कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद, और जैसे ही सुना कि प्रहलाद नवीन नहीं रहे और ये सूचना जब माइक से दी गई, तब तक नहीं दी, जब तक हॉस्पिटल ले गए, डॉक्टर ने चेकअप किया, तब तक नहीं दी। और प्रशासन और नगर परिषद का जो सहयोग रहा उस समय, और पूरी गार्ड ऑफ ऑनर के साथ उस कवि को यहाँ से हमने प्रतापगढ़, आगे पुलिस की जीप, पीछे पुलिस की जीप और बीच में उनकी बॉडी, और सारे कवि, जितने भी कवि लोग आए थे, सभी उस अंतिम यात्रा में प्रतापगढ़ तक सभी कवि साथ रहे। यह दृश्य आज भी अगर मैं याद करता हूँ तो पीड़ा होती है। लेकिन इतना ज़रूर है कि कवि मंच पर जब अपनी देह त्यागता है तो उसने ये समझता हूँ कि साहित्य के प्रति उसने सच्चा कर्म निभाया अपना, ये मानता हूँ। इससे बड़ा और कोई पुण्य नहीं हो सकता। उसने न जाने कितने लोगों को हंसी खुशी बांटी और उसके बाद वो अलविदा हुआ। इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। एक बार पुनः मैं उस हुतात्मा को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। एक ऐसा कवि सुनना आज भी मुझे जीवन में मेरे सिहरन पैदा करता है। एक ऐसा मंच जहाँ पर मैं, जैसे ही राजनीति पर मैंने कोई कविता पढ़ी थी और कविता पढ़ने के बाद तुरंत मेरे पास एक स्लिप आती है कि हम आपसे मिलना चाहते हैं।
मैं सहज भाव में नीचे चला गया। अच्छा, आप समझोगे बधाई बधाई दे रहे होंगे। हाँ, मैं सहज भाव में चला गया, लेकिन नीचे जाते ही माजरा कुछ और नजर आया। कुछ ऐसे लोग जो उस खेमे के होंगे, हाँ। उन्होंने मुझ पर प्रहार करने का क्या? कोशिश की। लेकिन इतना ज़रूर है कि जब पक्ष होता है तो विपक्ष भी होता है। तो दोनों लोग थे। तो जब उधर वो मेरे गिरेबान पकड़ने की तैयारी में थे, तो दूसरी ओर दूसरे कहने लगे कि पकड़ के देख लो। और इस प्रकार की चुनौती का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि एक बार फिर सुनाओ उस कविता को। इस प्रकार कर गए और दो समूह आपस में बढ़ गए। ये दृश्य भी मैंने देखा है। इतना ही नहीं, जीवन में एक बार आपकी इस घटना से दादा ये याद आ रहा है, कभी कभी सम्मेलन में मंच पे पड़े हो, कोई स्लिप आए, नीचे आओ मिलो, यूं तो उतरना नहीं चाहिए। नहीं। दादा एक बात बताइए, आप 79 से कार्यक्रम कवि सम्मेलन, लगभग आपने हजारों कवि सम्मेलन कर दिए होंगे, फिर भी आपकी उम्र इतनी लग नहीं रही है। मतलब ऐसा क्या खाते पीते, कुछ आइडिया मेरे को भी बताओ कि हमारे लिए भी आने वाले समय में काम आए। मतलब इस आदमी को क्या कॉमेडी से ही मतलब है, कविताओं से कोई मतलब नहीं, यूं लग रहा है ऐसा सवाल पूछ रहा है दादा को। हंसो, हंसाओ, मुस्कुराओ, आनंद की अनुभूति लो। हर समय जैसा जैसा लगे वैसी अनुभूति के साथ जिएंगे, और दर्द अगर है तो उसे पचा लो। कभी भी अभिव्यक्ति में मत आने दो कि हम पीड़ा में हैं, हम कष्ट में हैं। तो आप सुखद अनुभव करेंगे जीवन में। अगर आपने थोड़ी सी भी टेंशन दिमाग में बिठा ली तो स्वाभाविक है कि वो फिर आपको वो जीने नहीं देगा। आप कभी भी प्रगति नहीं कर पाएंगे। आपके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़नी आरंभ हो जाएंगी। तो दादा अब हमारे दर्शकों भी आप कुछ हास्यप्रद सुनाइए, ताकि वो भी आनंदित हो जाए। कोई प्रेम प्रसंग या हास्य जो भी हो। 4 पंक्तियां प्रेम प्रसंग सुनेगा दादा से? दोनों सुनाऊंगा, चिंता मत। अच्छा, दादा भी मूड में ही है, सुना दे फिर। पहले 4 पंक्तियां वागड़ी की, और वागड़ी की वो पंक्ति सुना रहा हूँ जो सबसे पहले मंच पर पहले दिन पहली बार पढ़ी थी। क्या बात, स्वागत है। और वो वागड़ी में है, क्योंकि व्यंग्य का हूँ, हास्य व्यंग्य का विद्यार्थी हूँ, इसलिए कि गदेड़ी गऊ खाती थे गई। हाँ, गदेड़ी गऊ खाती थे गई, सपने सार मोगी थे गई। हाँ, गदेड़ी गऊ खाती थे गई, सपने सार मोगी थे गई। आ मोगवारी देखते देखते थे गई, आनी सरकार ने देवने ले गई। अरे बाबा क्या बात। सबसे बड़ी बात कि एक छंद के माध्यम से बात कहना चाहता हूँ। एक छंद देश के लिए भी पढ़ूंगा, और एक आप जो मनोरंजन की बात करें। मेरे दादाजी यात्रा पर जा रहे थे साहब, और स्वाभाविक है दादाजी, आज के युग की यात्राएं तो पैकेज पे होती हैं साहब। उस समय की यात्राएं ऐसी हुआ, मेरे दादाजी जब गए यात्रा में, उस समय यात्राएं ऐसी थी कि स्टोव, खाना पीना साथ ले जाना, पति पत्नी जाना, कोई बस नहीं। यहाँ से रतलाम गए, रतलाम से ट्रेन में बैठे, फिर आगे गए, जहाँ जहाँ जाना है खुद की टिकट कटाते जाओ, चलते जाओ। 4 धाम की यात्रा करके 4 महीने बाद पहुँचे थे, और उस समय खाना पीना सब साथ लेकर चलते थे व्यक्ति। तो ऐसी स्थिति में जब वो जा रहे थे, तो मैं भी एक माला लेके पहुंचा, उनको गले में माला वाला पहनाई, चरण स्पर्श किए, और मैंने दादाजी को धीरे से पूछा, मैं कहा दादाजी कहाँ? उन्होंने कहा कि यात्रा में। तो उस पर वो उन्होंने इतना बोला, और मैं घर आया और मैंने एक छंद लिखा। स्वागत। कि जवानी है नैनीताल। क्या बात। अरे कि जवानी है नैनीताल, बुढ़ापा है हरिद्वार, खेल जिंदगानी का ये बड़ा ही निराला है। कि जवानी है नैनीताल, बुढ़ापा है हरिद्वार, खेल जिंदगानी का ये बड़ा ही निराला है। कि काशी नहीं मुमकिन, प्रयाग का नाम गिन, गटरों के पानी ने ही गंगा को बिगाड़ा है। कि दर्शन का ढोंग कर मियाँ बीबी साथ चल, हनीमून का ये नाम यात्रा को दे डाला। पहले लोग हनीमून में नहीं जाते थे, तो वो समझते थे कि एक पंथ दो काज, यात्रा की यात्रा, घूमना का घूमना। कि हनीमून का ये नाम यात्रा को दे डाला है। कि बूढ़ा पे जवानी आई, घूमने की बारी आई, तूफान जी यात्रा का ये ढोंग क्यों रचाया है। कि जवानी है नैनीताल, बुढ़ापा है हरिद्वार, खेल जिंदगानी का ये बड़ा ही निराला है। और एक रचना दादा, आपने कैसे ऐसी यात्रा की दादा? आपको यात्रा, और मैं पिछले 17-18 सालों से मंचों पर हूँ, और आपके सानिध्य में कई कवि सम्मेलन आपके संयोजन में मैंने पढ़े भी हैं। यात्रा की मैंने साहब, एक ऐसी यात्रा की आपको बताता हूँ। मैं जहाजपुर कवि सम्मेलन में घर से निकला,
कवि सम्मेलन था। देखो कभी कभार तारीख नहीं देखते हैं और दिमाग में बैठ रहा था कवि सम्मेलन है। हाँ। मैं जहाजपुर कवि सम्मेलन में गया और यहाँ से भीलवाड़ा पहुँचा, भीलवाड़ा से जहाजपुर की बस पकड़ी, वहाँ जाकर देखा, जिस जगह स्थान देखा और कवि सम्मेलन, वहाँ उस दिन कवि सम्मेलन नहीं था, उस चौराहे था। रॉन्ग नंबर लगा। मैं तुरंत वापस भीलवाड़ा आया, होटल में ठहरा। दूसरे दिन मेरे मित्र शंभू सिंह मनहर मुझे मिल गए और तूफान कब आया है जो, अब मैं उनको कैसे कहूँ मैं एक दिन पहले आया। अच्छा, एक दिन पहले पहुंच गया। मैं एक दिन पहले पहुंच गया और उस दिन रात को वहाँ पर मैंने होटल देखी तो होटल ढंग की नहीं मिली। तो मैंने विचार किया, एकदम मैंने पूछा कि भाई यहाँ से वापस जाने का रास्ता, तो उन्होंने कहा कि एक बस आएगी साहब, उसमें आप भीलवाड़ा जा सकते हो। बड़ा कटु अनुभव रहा मेरे जीवन का, बहुत लंबा दादा। वाकई आपके जैसे कि हमने भी आकर यहाँ देखा तो आपके जो फोटो फ्रेम लगी हुई हैं, देश के जितने भी दिग्गज नाम कवि जय हैं, ख्यातनाम जो हस्ताक्षर साहित्य जगत के सिरमौर जिनको कह सकते हैं, डॉक्टर कुमार साहब, सुनील जोगी जी, विनीत जी चौहान, शैलेश जी लोढ़ा, मतलब विभिन्न, शायद ही कोई नाम बच रहा हो, सारे फोटो। एक बात सबसे बड़ी बात साहब, सुरेंद्र शर्मा से लेकर देश का कोई भी लब्ध प्रतिष्ठित नाम हो, मैंने आज तक कभी किसी को राशि, उन्होंने ना राशि पूछी न मैंने कभी उनको राशि बताई। हाँ, लेकिन इतना जरूर है कि उनसे टेंटेटिव पूछ लेता था मैं कि आप क्या देंगे। टेंटेटिव इसलिए पूछ लेता ना कि अपन को आइडिया रहे कि मुझे क्या देना है। और कभी भी इतना है कि ये उनका बड़प्पन मानता हूँ और उनका स्नेह मानता हूँ कि केवल नाम सुनते से ही और बांसवाड़ा का नाम सुनते ही, वो पहले तो ये स्थिति थी कि मैं बांसवाड़ा से बोल रहा हूँ तो ब्रिजमोहन बोल रहे हो क्या, एक ही नाम। बिल्कुल दादा, आपका जो व्यक्तित्व और आपका जो व्यवहार है वही स्पष्ट है कि हर किसी का मन को जीत लेता है, दिल को जीत लेता है। राम पर अपनी बात करना चाहता हूँ। प्रभु श्री राम हम सबके आदर्श, इस राष्ट्र के नायक के रूप में, और यूँ कहें कि हम सबके आराध्य हैं। और उसके लिए मैंने साध्वी जी से एक बात कही थी कि भ्रष्टाचार, स्वार्थ, आतंक और व्यभिचार हो। हमारे देश में 4 चीज़ें हैं, स्वार्थ है, भ्रष्टाचार है, आतंक है, व्यभिचार है। कि भ्रष्टाचार, स्वार्थ, आतंक और व्यभिचार हो, वह मेरी राजधानी नहीं होनी चाहिए। हम जिस देश की राजधानी में अभी जी रहे हैं, यह दिल्ली है, जिसे पहले इंद्रप्रस्थ कहते थे। वह महाभारत कालीन राजधानी है और मैं चाहता हूं कि मेरे देश में महाभारत नहीं हो, एक सुखद राम राज्य की स्थापना हो। मैं राजधानी बदल देना चाहता हूं। मेरी ये मन की तमन्ना है कि भ्रष्टाचार, स्वार्थ, आतंक और व्यभिचार हो, वह मेरी राजधानी नहीं होनी चाहिए। कि जहाँ राम राज्य की संकल्पना का रूप मिले, वही मेरे देश की राजधानी होनी चाहिए। कि जहाँ आदर्श के राजा राम बसते हो, वहाँ वहीं पतिव्रता सीता रानी होनी चाहिए। तो जोर से बुलंद करो मेरी इस बात को रे, अयोध्या ही मेरी राजधानी होनी चाहिए, अयोध्या ही मेरी राजधानी होनी चाहिए। और ये इसलिए बात कहना चाहता हूँ कि हम राम राज्य लाना चाहते हैं, हम बापू का वह राम राज्य का सपना साकार करना चाहते हैं। तो स्वाभाविक है कि हमें अयोध्या ही राजधानी बनानी होगी, ये मेरा संकल्प है। और प्रभु राम करेंगे तो आने वाले कल वो होकर रहेगा, ऐसा मैं कह रहा हूँ। और एक रचनाकार की कलम कह रही है, तो कहीं न कहीं वो पीड़ा वह उस शून्य तक पहुँचेगी और वो बात कहीं न कहीं सार्थक होगी, ऐसा मैं मानता हूँ। बाकी दादा, आज बहुत ही अच्छे अनुभव हमें मिले, जिसके बारे में हम जानते नहीं थे। लंबा समय आपका रहा है और जैसे कि दादा ने साहित्यिक सेवा के साथ साथ शिक्षादान भी किया है। आप पेशे से अध्यापक हैं और आपको राज्यपाल पुरस्कार भी मिला हुआ है। इस बारे में दादा, आप किस लिए आपको राज्यपाल पुरस्कृत किया गया था? देखिए सर, मैंने विद्यालय के लिए 5 बीघा भूमि दान करवाई। और इतना है कि कर्तव्य पथ पर जब होता हूँ, मैं मेरे विद्यालय में होता हूँ, चाहे मैं शिक्षक के रूप में, चाहे अभी संस्था प्रधान के रूप में, लेकिन वहाँ पर मैं पूरी निष्ठा के साथ काम करता हूँ। और इतना ही नहीं, मैंने अब तक विद्यालयों में जहाँ जहाँ भी सेवाएँ रही मेरी, भामाशाहों के माध्यम से कितना डोनेट करवाया है, बिल्कुल इसका कोई मैं वर्णन नहीं कर सकता। बिल्कुल, मतलब चाहे मैं बच्चों के लिए कलम से लेकर उनको स्वेटर तक, उनको छाता तक, उनके कंबल तक
हर प्रकार की। और पाठ्य सामग्री तो कभी भी मेरे वहाँ बालक जो भी पढ़ते हैं उनको पाठ्य सामग्री बाजार से खरीदनी पड़ती है। कॉपी पेन पेंसिल ये कभी नहीं खरीदनी पड़ती। मैं विद्यालय में परमानेंट बनी रहती है। वो बच्चे को उनकी जितने भी विषय हैं उनकी कॉपियाँ पेन पेंसिल वो स्वतः ही दी जाती है। ये मैं और गणवेश पिछले 10 साल से मैं नियमित रूप से बच्चों को गणवेश वितरण कर रहा हूँ। तो ये बात है कि यही कारण रहा है कि मुझे जिला शिक्षा अधिकारी ने सामने से कहा कि आपको अप्लाई करना है राज्यपाल पुरस्कार के लिए, इसके लिए फाइल तैयार करो। मेरी कतई मानसिकता नहीं थी लेने की, लेकिन उस समय उस तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी महोदय ने जब ये कहा तो मैंने बहुत प्रयास किया और मैंने फाइल बना के भेजी। और 3 सितंबर को एक फ़ोन आता है कि आपका चयन हुआ है। तो बेहद खुशी हुई परिवार को भी। मैं उस समारोह में मेरे परिवारजनों के साथ, सबसे बड़ी बात मेरे पूज्य माता पिताजी को साथ लेके गया। तो आज जो पहचान है वो केवल उस मंच उस कविता के लिए कि प्रेरणा जिससे मिले वो कविता है, कल्पना जिसमें मिले वो कविता है, जिंदगी के शुष्क रेगिस्तान में स्वाति बनकर ढले वह कविता है। कविता के अलावा जीवन में कुछ नहीं है। और कविता का मतलब है कल्पना, विचार और तालमेल। कविताओं का उस प्रेरणा वो सब तालमेल होने के बाद ही कविता बनती है। आपके विचार क्या होते हैं, आपके विचार जो निकलते हैं। और इसके लिए की बात कहना चाहता हूँ कि वह है पर उसके पीछे मत भागो, कण कण में है वह, अगर मानो न मानो तो बेमानी, अच्छा लगे तो ज्ञानी और न लगे तो नामी। ईमानदारी कोई शब्द नहीं, ये तो आत्मा का फैसला होती है। गंगा कभी गटर की तरफ कहाँ जाती है, गंदगी आ जाने पर उससे पचा लेती है। पंडों की केद में तीर्थ पर गंगा वैसे ही बहती है गाती हुई। गटर और पंडों की सत्ता पहचानो तो समझ जाएंगे उनकी भागीदारी। जब पीड़ा से आंसू बहेंगे वही होगी हमारी ईमानदारी। आप जैसे बड़े गुरुओं का आशीर्वाद और स्नेह हमेशा हाथ ऊपर रहा है, तो छोटा मोटा प्रयास कर लेते हैं, लोग मुस्कुराएं, हंसें और आनंद लेकिन एक बात मैं इसका इंटरव्यू लेना चाहता हूँ। क्योंकि बागड़ में युवाओं में, इस युवा पीढ़ी में बहुत सारे नाम आते हैं, लेकिन जहाँ सुरेश सरगम का नाम आता है स्वाभाविक एक सुई वहाँ का रुक जाती है। और लगता है कि फलोज का एक नवांकुर लड़का, एक ऐसा कि जिसको मैंने बहुत नज़दीक से देखा है, जिसको मैंने उसके व्यवहार को, उसके संस्कारों को मैंने बहुत भलीभांति जाना है। और जिस विद्यालय में कार्य करता है उस विद्यालय में भी मुझे जाने का सौभाग्य भी मिला है, बागड़ विद्यालय। हाँ। और एक नेता पर एक व्यंग दे रहा हूँ। एक बार एक नेता और कुत्ते में झगड़ा हो गया। क्या क्यों नहीं होना चाहिए? ना हो सकता है, सब साल राणा पुटे सब साल एक बार एक नेता और कुत्ते में झगड़ा हो गया। झगड़े में ऐसा रगड़ा हो गया, सच बोलने पर नेता ने कुत्ते को पीटा। क्या सच बोलने पर नेता ने कुत्ते को पीटा। कुत्ता चीखा चिल्लाया, दौड़कर जनता के पास आया। कुत्ता चीखा चिल्लाया, दौड़कर जनता के पास आया। जनता बोली क्या हुआ भैया? जनता बोली क्या हुआ भैया? क्यों कर रहे हो उइया? अरे क्यों कर रहे हो उइया? कुत्ता बोला हमारे बड़े भाई साहब नेताजी, हमारे बड़े भाई साहब नेताजी सरेआम भ्रष्टाचारी फैला रहे हैं और हमारी बिरादरी का नाम मिट्टी में मिला रहे हैं। क्योंकि कुत्ता तो वफादार है। और सरेआम भ्रष्टाचारी फैला रहे हैं और हमारी बिरादरी का नाम मिट्टी में मिला रहे हैं। अरे हम जहाँ भी रहें हमेशा वफादारी की, पर हमारे बड़े भाई साहब ने हमेशा जनता रूपी मालिक के साथ गद्दारी की। इसलिए हम पर रहम खाइए, कृपया हमारे नाम से इन भ्रष्ट नेताओं को मत बुलाइए। अरे हम कुत्ते तो वफादारी की परिभाषा की पहचान हैं और हम तो भगवान दत्तात्रेय की आत्मसम्मान की एक परिचायक हैं। हम भगवान दत्तात्रेय का आत्मसम्मान का एक प्रतीक हैं, क्योंकि दत्तात्रेय का वाहन ही कुत्ता है, इसलिए बात कही है। तो कहने का मतलब आज की स्थितियाँ जो भी हैं, कहने को बहुत कुछ हैं, कविताएं बहुत सुना सकते हैं हास्य विनोद की, लेकिन समय की अपनी सीमाएं हैं, अपनी मर्यादाएं हैं। आप लोग आए, मैं देसी दबंग नारायणिया के दिनेश जी और मेरे भाई अजीज़ मित्र सुरेश सरगम दोनों का बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप मेरी कुटिया पर पधारे और
इस कुटिया को पावन किया। आपका हृदय से आभार। जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद दादा, आपने समय दिया और हमारे दर्शकों को आपके इस लंबे कार्य यात्रा के से परिचय कराया। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और निश्चित ही हम और हमारे दर्शक जब भी चाहेंगे तो आप हमें उपलब्ध रहोगे हमारे साथ, ऐसी हम आशा और कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।